हमने डिस्कस किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट संस्था है, क्यों इसको फाइंड किया गया था, क्या इसके पर्पस थे। वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले हुआ करती थी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देन वी डिस्कस्ड अबाउट बंगाल एसोसिएशन। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंडियन लीग। ठीक है, और उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट संस्था जिसके ऊपर कई क्वेश्चंस भी आते हैं, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज इंडियन नेशनल एसोसिएशन विच वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। और इनकी जो सोच थी वही पॉसिबल कर पाई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी एक संस्था भी भारत में बन पाए। ठीक है, तो दीज टू पर्सन्स पर्टिकुलरली सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड दे आर ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आएंगी और संस्थाएं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया। टुडे वी विल डिस्कस। तो आई टोल्ड यू कि जो संस्थाएं थी आपकी वो एरिया वाइज डेवलप हुई थी। ठीक है, एरिया वाइज वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। और जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दोज वर ऑर्गेनाइजेशंस विद बंगाल एज देयर सेंटर। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन लीग, ये सारी के सारी आपकी बंगाल की संस्थाएं हुआ करती थी। लेकिन बंगाल के अलावा भी तो कहीं ना कहीं पे आपका नेशनलिज्म की एक लहर चल रही थी। तो वैसी ही एक लहर कहाँ चल रही थी? आपके लंदन में। तो दादा भाई नौरोजी, जिनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने फाइंड की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, और वो कहाँ फाइंड की? लंदन में। देखो, इंडिया के जो लोग थे वो एक बात समझ चुके थे कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अंग्रेज खराब रूलर नहीं है। जिस देश में वो एक्चुअल में खुद रहते हैं, जहाँ पे उनके अपने लोग हैं, वहाँ पे वो बहुत अच्छा रूल करते हैं। लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो उसमें फिर वो डेलिबरेटली जो है गलत तरह के रूल्स करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें थी आपकी, ठीक है, ये सब इंडियन समझ चुके थे। और जो भी इंडियंस एक्चुअल में लंदन में विजिट करते थे उनको एक बात और समझ में आ गई थी कि अंग्रेज एक चीज़ को फॉलो करते हैं, वो है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कि अगर इनको गलत काम भी करना है तो उस गलत काम के लिए भी एक रूल बना देंगे, और अगर इनको कोई सही काम भी करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? एक लॉ बना देंगे। तो मतलब कि इनका जो सिस्टम था वो लॉ के थ्रू गवर्न होता था। फॉर एवरी गुड एंड बैड थिंग दे हैड द लॉ। क्योंकि अगर कोई भी चीज़, अगर आप गलत चीज़ भी लॉ के दायरे में कर रहे हो तो आपको पनिश नहीं ना कर सकते। अगर कल को एक ऐसा कोई लॉ आ जाए जिससे चोरी लीगल हो जाए तो जो चोरी है वो फिर गुनाह थोड़ी रहेगी, वो आपको उसके लिए पनिश नहीं कर सकता भारत का कानून। भारत का कानून आपको सिर्फ उसके लिए पनिश कर सकता है जो आपका लॉ के हिसाब से सही है या गलत है। ठीक है, तो ये उसी चीज़ पे बिलीव करते थे। तो ये समझते थे, ये जो आपके दादा भाई नौरोजी थे या जो बाकी इंडियंस भी थे, ये समझते थे कि लंदन में जाके अगर हम वहाँ के लोगों के अंदर एक ओपिनियन क्रिएट कर दें कि आपके लोग भारत में कैसा रूल कर रहे हैं और कैसा गंदा रूल कर रहे हैं, कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लंदन से कोई ऐसा लॉ बन जाए जो भारत की स्थिति को इम्प्रूव कर दे। ठीक है, तो दे इंडियंस बिलीव्ड कि मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स आर नॉट इवन अवेयर अबाउट द कंडीशंस ऑफ इंडियंस। ठीक है, उनको कहने को तो ये लगता था कि हाँ, इंडिया एक कॉलोनी है जिसमें जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस कर दी है, वहाँ के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, वहाँ पे रेलवे लेके चले गए। एक कॉमन यूरोपियन, एक कॉमन जो ब्रिटिश पर्सन था, उसके माइंड में यही ओपिनियन हुआ करती थी। तो लंदन में जाके अंग्रेजों की ओपिनियन चेंज करना भारत के रिगार्डिंग, ये पर्पस था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी चाहते थे कि जो लंदन के लोग हैं उनको पता लग सके कि अंग्रेज किस तरीके से भारत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, भारत के लोगों को, भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो जाती है लंदन में तो उनके पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा और पार्लियामेंट डेफिनेटली कोई एक ऐसा लॉ लेके आएगा जो भारत की स्थिति को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, ये जो दादा भाई नौरोजी थे ये इस बात को भी समझते थे कि जो आपका वाइसरॉय भारत में है इस समय के ऊपर, उसके हाथ में कुछ खासा पावर नहीं है। द रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द क्वीन। तो अगर हम इंडिया में जितने मर्जी प्रोटेस्ट करें वाइसरॉय के खिलाफ, जितना मर्जी हम कुछ करते रहें, the real action will be taken by the viceroy who is residing in
सॉरी विल बी टेकन बाय द पार्लियामेंट, जो कि आपका लंदन में है। तो चाहते थे कि लंदन में जाके हम एक ओपिनियन क्रिएट करें और वहां पे जाके भारत की जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करें, ठीक है। तो ये देखो, इट वॉज द प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग मैटर्स एंड आइडियाज अबाउट इंडिया एंड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस टू दी गवर्नमेंट। इंडिया का जो हाल था, ठीक है, वो जो असली ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो लंदन में बैठती है, वो हाल वहां तक पहुंचाना इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का पर्पस था। 1866 में इसको फाइंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था लंदन, ठीक है। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे इंडियन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए थे, ठीक है। ये जब ब्रिटेन गए थे तो वहां पे इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी एंड ही ऑल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी से दादा भाई नौरोजी आपके बने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सोचो यार कितनी बड़ी बात है, एक इंडियन लंदन में जाके इलेक्शन लड़ता है और वो ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, ओके। दादा भाई नौरोजी का और भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि हमें पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था उस किताब का नाम आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इनकी एक थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने ये थ्योरी दी थी और कहा था कि जितना भी भारत का धन है, ठीक है, वो एक नहर के रूप में, एक नदी के रूप में कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है, जिससे भारत का जो धन है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से भारत के धन को लूटने की साजिश की जा रही है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने ये जो थ्योरी थी अपनी एक बुक में दी थी। उस बुक का नाम था, याद रखना, उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिस वॉज द नेम ऑफ द बुक जो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। और ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस किताब में एक थ्योरी लिखी गई थी कि किस तरीके से जो अंग्रेज थे, ठीक है, वो भारत में एक अन ब्रिटिश रूल करके, क्योंकि ब्रिटिशर्स अच्छा रूल करते थे, एक अन ब्रिटिश रूल करके भारत की जो वेल्थ है उसको यहाँ से वो लूट के गए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले जीडीपी किसने नापी, तो भारत में सबसे पहले जीडीपी भी दादा भाई नौरोजी ने नापी। फिर कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन किसने एस्टिमेट करी, तो भारत में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन भी दादा भाई नौरोजी ने एस्टिमेट करी, ठीक है। इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को आप लिखने की, समझने की कोशिश करिए। दादा भाई नौरोजी की किताब थी, उस किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी। अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ में एक्चुअल में आपको ये भी तो बताना चाहिए कि भारत का वेल्थ कितनी थी। तो भारत की वेल्थ को कैलकुलेट करने की पहली कोशिश भी किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत की वेल्थ को हम क्या कहते हैं? भारत की संपत्ति को हम कहते हैं भारत की जीडीपी। तो भारत की जीडीपी को भी सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और भारत गरीब होता जा रहा है, ऐसा दादा भाई नौरोजी ने क्लेम किया था कि जब से अंग्रेज आए हैं उन्होंने ये कहा था कि भारत एक सिस्टमेटिक तौर के ऊपर गरीबी की तरफ जा रहा है और भारतीयों को ये चीज़ रियलाइज भी नहीं हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टमेटिक वे में ये चीज़ कैरी ऑन की जा रही है कि भारत को लग रहा है कि शायद हम ही कुछ गलत कर रहे होंगे। तो उन्होंने कैसे प्रूफ किया कि भारत गरीब हो रहा है? तो उन्होंने गरीबी रेखा नापी, ठीक है। और गरीबी रेखा कैसे नापी, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब गरीबी रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा होती है, गरीबी क्या होती है? जब आप अपने जीवन की बेसिक चीज़ों को भी पूरा ना कर पाओ, जब आप अपने जीवन की बेसिक नीड्स को भी पूरा ना कर पाओ, तो उसको हम कहते हैं गरीबी, ठीक है। तो अब बेसिक नीड्स के ऊपर कितना खर्चा होगा? आप सपोज करो कि बेसिक नीड के ऊपर आपके हिसाब से दिन में 100 रुपया खर्चा होगा, ठीक है। खाना है, ठीक है, रहने के लिए हल्का सा आपने रेंट पे करना है, पानी, साफ पानी होना चाहिए, ठीक है। तो दिन में आपका अमूमन कितना खर्चा हो सकता है दिन में अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए? वो है आपकी पॉवर्टी लाइन। अगर आप उस पैसे से कम कमाते हो पर डे तो आप बीपीएल हो, यानी कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो। और अगर आप उस मात्रा से ज़्यादा कमाते हो तो आप एपीएल हो, यानी कि आप अबव पॉवर्टी लाइन हो। लेकिन वो पॉवर्टी लाइन होनी कितनी चाहिए? तो वो पॉवर्टी लाइन किसने ड्रॉ करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने पॉवर्टी लाइन निकाली कैसे? उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो उस व्यक्ति को सिर्फ उसकी बेसिक नीड्स के हिसाब से चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है।
इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक ऑब्जर्वेशन देखी। इन्होंने कहा कि जब भी किसी आदमी को जेल में रखा जाता है तो उसको सिर्फ बेसिक नीड्स दी जाती हैं, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल की जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी के ऊपर जेल में रखने के लिए पर डे कितना खर्चा आता है, वही आपकी पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, क्योंकि जेल में एक आदमी को सिर्फ बेसिक नीड्स, बेसिक सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा पैसा दिया जाता है। तो उन्होंने, आप पूछते हैं कई बार कि उनका मेथड क्या था पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने का, तो उनका मेथड था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि एक आदमी को एक दिन में जेल में सर्वाइव करने के लिए सरकार को कितना खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी किताब का नाम, इनके थ्योरी का नाम, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनकी मेथड, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हिस्ट्री से नहीं आया तो इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके अलावा अभी आपकी बंगाल की संस्थाएं होगी, लंदन वाली भी होगी। अब हम डिस्कस करेंगे बॉम्बे की संस्था। ठीक है, स्टार्टिंग में याद है ना हमने डिस्कस किया कि हम प्रेसिडेंसी टाउन्स को बात करेंगे। तो बॉम्बे की संस्था है एक जिसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा। और पूना सार्वजनिक सभा जो है ऑब्वियसली कहाँ ओपन अप की जाएगी, पूना में। ईयर कौन सा है, 1870। ठीक है, फाउंडर में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे एक है जीवी जोशी। ठीक है, जीवी जोशी हैं, फिर एक है एमजी रणादे। एमजी रणादे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी है। ठीक है, एसएच साथे और एसएच चिपलोंकर, ये आपके 4 फाउंडर हैं। थोड़ा बहुत अगर आप इनमें 2 के नाम भी पिक कर लोगे दैट वुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है, तो जस्ट पिक 2 नेम्स एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि किसी तरीके से भारतीयों और सरकार के बीच में एक इंटरमीडिएरी बना जाए। देखो, जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो थी तो हमारी सरकार, लेकिन उस सरकार जो थी वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं थी, यानी कि अंग्रेज हमसे बहुत दूर दूर रहा करते थे, हमें उसको एक्सेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो कुछ जाने पहचाने लोग, कुछ पॉपुलर लोग ही एक्चुअल में सरकार को एक्सेस कर पाते थे, जब सरकार तक पहुंच जाते थे। तो जो भी लोगों की जो बातें हैं सरकार तक पहुंचानी है, उसके लिए एक माध्यम बनना एक पर्पस था, किसका, पूना सार्वजनिक सभा का, जो कि आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ओपन की गई थी बाय, ठीक है, जीवी जोशी, एसएच साथे, एसएच चिपलोंकर और एमजी रणादे। एमजी रणादे यानी कि महादेव गोविंद रणादे, ये बहुत पॉपुलर हैं और बहुत पॉपुलर नेता होंगे कांग्रेस के भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनके बारे में भी हम धीरे धीरे बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई बिलीव कि ये 2 संस्थाओं के बारे में भी आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। ठीक है, अब आगे जो आपकी संस्था है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बॉम्बे की एक और संस्था है यहाँ पे और उसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। जिस साल कांग्रेस फाउंड की गई थी, ठीक है, जिस साल कांग्रेस का गठन हुआ था उसी साल बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी फाइंड की गई थी। और इसके 1885 में, यही तो है आपका कांग्रेस का फाउंडिंग ईयर। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तयबजी, ये तीनों को हम कहते हैं 3 जेम्स। इनको हम कहते हैं 3 जेम्स ऑफ बॉम्बे, 3 जेम्स ऑफ बॉम्बे। और जो 3 जेम्स ऑफ बॉम्बे यानी कि 3 रत्न है जो बॉम्बे से भारत में आए थे, ये तीनों के तीनों कांग्रेस के भी मेंबर बनते हैं, बहुत पॉपुलर नेता बनते हैं फ्यूचर में ये। तो फिरोज शाह मेहता हो गए आपके, केटी तेलंग हो गए, बदरुद्दीन तयबजी हो गए। ऑल दीज पीपल आर वेरी पॉपुलर लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड दे ऑल बिलोंग टू बॉम्बे। और इनको हम कहते हैं बॉम्बे की मंडली है, जिसमें आपके 3 रत्न हैं। ठीक है, अब ये फाइंड किया गया था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट। ठीक है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, बड़ी ब्रीफली आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ देखो कि इनके बहुत अच्छे नाते थे किसके साथ, पूना सार्वजनिक सभा के साथ। देखो, अब जिस साल ये एसोसिएशन जो ओपन अप की गई उसी साल कांग्रेस बन गई। ठीक है, और कांग्रेस की फाउंडिंग में भी इन तीनों का बहुत बड़ा रोल था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बट ये एग्जिस्ट करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कांग्रेस के फाउंड होने से थोड़ा सा समय पहले ओपन अप की गई थी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है इसको, ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस में हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को समझो, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है। देखो याद रखना, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि एक प्रपोजल आया होगा। ठीक है, और याद रखना कि आया किसके समय था। ठीक है, अब देखो लिट्टन
एक वाइसरॉय था, ठीक है। फिर बाद में एक वाइसरॉय आया था रिपन। अब देखो लिट्टन और रिपन के समय के ऊपर दो वाइसरॉय थे, तो याद रखना एक वाइसरॉय आता है लिट्टन और एक आता है रिपन। ये दोनों लगातार कुछ वाइसरॉय आते हैं, ठीक है। और लिट्टन और रिपन के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका जो लिट्टन था, लिट्टन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था, ठीक है, आर्म्स एक्ट लेके आया था, और दिल्ली दरबार भी इसके समय के ऊपर हुआ था, ठीक है। अब रिपन के समय पे क्या होता, रिपन के समय के ऊपर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया गया था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, कि जो आपका वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था वो किसके समय के ऊपर आया था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है लिट्टन के समय के ऊपर, लेकिन उसको वापस ले लिया गया था किसके समय के ऊपर, रिपन के समय के ऊपर। तो रिपन आपका अगला वाइसरॉय आता है, ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे कि इनके एयर वगैरह बताओ, ठीक है। डेफिनेटली ये आपकी 74 में आ गया था और उसके बाद आगे इन्होंने कंटिन्यू किया था, बट अभी के लिए जरूरी नहीं है। आई विल बी कमिंग अप विद सेपरेट चैप्टर जिसमें हर एक वाइसरॉय को मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको वन बाय वन, ठीक है। तो रिपन जो है, रिपन ने क्या किया, रिपन के समय के ऊपर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जिसको हम गैगिंग एक्ट भी कहते थे, उस एक्ट को हमने खत्म कर दिया, ठीक है। पिछली क्लास में आपको मैंने समझाया था। और दूसरा, रिपन के समय के ऊपर हुई थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा हुआ है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है। अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति था आपका जो जिसे रिकमेंडेशन मांगी गई थी भारत के जुडिशियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इल्बर्ट वाज वन पर्सन जिसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी भारत के जुडिशियल सिस्टम के बारे में। और जो रिपन था, रिपन ने कहा कि हाँ बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है, ठीक है। लेकिन जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया उस रिकमेंडेशन को, तो उससे इंडियंस तो बहुत खुश हुए लेकिन ब्रिटिशर्स नाराज हो गए, जिस कारण से उसको रिमूव करना पड़ गया। अब वो जजमेंट ये थी कि देखो भारत में जब अंग्रेज आए थे तो इन्फीरियर और सुपीरियर का प्रॉपर सिस्टम था। अंग्रेज मानते थे कि हम गोरे हैं, ठीक है, हम एक अच्छे जीन से बने हुए हैं, हमारी एक सुपीरियर रेस है, इस कारण से हम इंडियन से सुपीरियर है, ठीक है। ये बात तो उनके मन में बैठी हुई थी, कोई हटा भी नहीं सकता इस बात को। और जो आपका कोर्ट का सिस्टम था वो भी ऐसे डिजाइन किया गया था। कोर्ट के सिस्टम में इन्होंने इंडियन जजेस को तो इंट्रोड्यूस कर दिया था कि जो जुडिशियल सिस्टम होगा उसमें इंडियन जजेस भी होंगे, लेकिन उन इंडियन जजेस के को अगर कोई जजमेंट सुनानी है तो वो जजमेंट सिर्फ सुना सकते हैं एक इंडियन के ऊपर। यानी कि एक इंडियन जज कभी भी एक ब्रिटिश कल्प्रिट के ऊपर फैसला नहीं सुना सकता। अब बताओ क्या ये रेशियलिज्म नहीं है, इज इट नॉट रेशिज्म, ठीक है। नस्ल भेद है कि नहीं है कि एक आदमी सुपीरियर है तो उसके ऊपर दूसरा आदमी जो कि लॉ की नजरों में सबसे ऊपर है, जज से ऊपर कौन हो सकता है, वो जज भी एक कॉमन ब्रिटिशर के सामने झुकेगा, उसके ऊपर वो जजमेंट पास नहीं कर सकता। इट वाज जस्ट प्लेन रेसिज्म, ठीक है। तो इल्बर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दी, इल्बर्ट ने ये रिकमेंडेशन दी कि आप एक काम करो कि एक रूल बनाओ कि एक इंडियन जज भी क्या कर सकता है, एक इंडियन जज भी ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर अपनी जजमेंट पास कर सकता है। यानी कि एक जो ब्रिटिशर है, ठीक है, अगर वो कोई क्राइम करेगा तो उसकी पेशी एक ब्रिटिश जज के सामने भी हो सकती है और एक इंडियन जज के सामने भी हो सकती है, और एक इंडियन जज भी उसको पनिश कर सकता है। ये था आपका इल्बर्ट। ये अच्छी चीज थी ना, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने किया इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, इस कारण से इल्बर्ट बिल को भी रिमूव कर दिया गया और उसके खिलाफ हुए बहुत सारे प्रोटेस्ट, और इसी को हम कहते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके समय पे हुई, रिपन के समय पे। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, दिल्ली दरबार, ये सब किसके समय पे हुआ, लिट्टन के समय के ऊपर हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई बिलीव कि दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में जिसका नाम है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा एज द नेम सजेस्ट ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर होगी, ठीक है। 1884 में से खोजा गया था, मद्रास इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, M.V. राघवचरियर, ठीक है। एक थे जी सुब्रमण्य अय्यर और एक थे P. आनंद चारलू। ये जो व्यक्ति हैं जी सुब्रमण्य बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, आपने अक्सर सुना होगा द हिंदू करके न्यूज़पेपर। तो द हिंदू के जो फाउंडर थे
द हिंदू के फाउंडर थे आपके जी सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, तो ये तीन जो थे आपके मद्रास के बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियंस थे, बहुत तगड़े नेता थे, और इनका भी वही था। देखो इनका एम बड़ा क्लियर था, इनका एम तो बिल्कुल ही क्लियर था कि किसी तरीके से हमें भारत को फ्री करना है फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड टू रिजॉल्व नेशनल इश्यूज। ठीक है, इनका एम बड़ा क्लियर था। देखो बाकी कहते हैं कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों की बात आगे रखनी है, कह रहा है ये सब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भारत की पूर्ण आज़ादी अंग्रेजों के रूल से। ठीक है, तो ये कुछ संस्थाएं थी जो आपकी कांग्रेस से पहले एग्जिस्ट करती थी, फिर बाद में आपकी कांग्रेस बना दी गई, फिर कांग्रेस बनाने के बाद होते हैं कांग्रेस के सेशन। अब देखो याद रखना, कांग्रेस जब फाउंड की गई थी तो उस समय के ऊपर कांग्रेस कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं हुआ करती थी। शुरुआत में छोटी ही संस्था थी, धीरे धीरे उसमें लोग जुड़ते गए, उनके पास फंड्स आते गए और कांग्रेस बन गई एक बड़ी संस्था। लेकिन स्टार्टिंग में कांग्रेस एक छोटी संस्था थी, तो इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि कांग्रेस अपना एम डिसाइड करेगी और हर साल, ठीक है, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर every year there will be a annual session of Congress. There will be a annual session of Congress, और उस कांग्रेस के एनुअल सेशन में कांग्रेस की जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, उसको आगे रखा जाएगा। ठीक है, उसने पूरा साल भर किस चीज के लिए एजिटेट या संघर्ष करना है, उस मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि हर साल दिसंबर में जब आपका साल खत्म होता है तो पिछले साल क्या आंकलन करेंगे, हमने क्या किया, और अगले साल की प्लानिंग करेंगे। तो पहला सेशन तो आपका बॉम्बे में ही हुआ था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो वोमेश चंद्र बनर्जी बने आपके कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, वोमेश चंद्र बनर्जी। अब कांग्रेस के जो एनुअल सेशंस हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, और कई बार ये पूछा जाता है कि इस एक्टिविटी को जब कांग्रेस ने पास किया था तो उस समय के ऊपर प्रेसिडेंट कौन था। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, ये जो आपका सेशन होता था ये हर साल किसी अलग अलग शहर में कंडक्ट किया जाता था। आप देख सकते हो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, बेलगांव, कानपुर, अलग तरह के जो सेशन है वहां पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारे सेशन है, हर साल होते थे। मैंने कुछ सेशन पिक किए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मिलने वाला है फर्स्ट। ठीक है, जो आपका मतलब पहला वीमेन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन थे, महात्मा गांधी कौन सेशन में थे, ये सब कुछ बेसिक सी चीजें जो यहाँ पे आने वाली हैं, इसलिए मैंने कुछ स्पेसिफिकली पिक किया है जो कि आपको रट्टा ही मारना है। ठीक है, समझने वाला तो कुछ होता नहीं है इसके अंदर, तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, हिस्ट्री तो बहुत ज़रा समझने वाली चीज़ है, हर एक चीज़ के लॉजिकल बिगिनिंग और लॉजिकल एंड होता है। ठीक है, तो समझने, कोई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री को रट्टा मारना चाहिए, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे कि वाई टू पीपल वर फाइटिंग, ठीक है, तो आपको वो इवेंट याद रखने में आसानी रहेगी। वाई टू पीपल यू नो वर फ्रेंड टू ईच अदर, वाई दिस वॉर हैपेंड, वाई दैट वॉर हैपेंड, बिकॉज नथिंग एवर हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड विदाउट अ रीजन। ठीक है, दुनिया में जो भी चीज़ होती है किसी कारण से होती हैं, शायद वो कारण आप समझ ना पाओ वो अलग बात है, लेकिन कारण होता है हर चीज़ के पीछे। वैसे ही हिस्ट्री में भी रीजन होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, एंड दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक एंड रीजन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री बेटर। ठीक है, और ये चीज़ आपको तब रियलाइज होगी जब आप हिस्ट्री को बार बार पढ़ोगे, क्योंकि पहली बार तो आपको सिर्फ लिखा हुआ दिखेगा, जब अगली बार पढ़ोगे फिर समझ आएगा, जब इसको अगली बार रीड करोगे फिर एक पैटर्न बनेगा, हाँ ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसलिए ध्यान से बार बार रिवाइज करो, एंड वंस यू गेट दैट पैटर्न यू विल नेवर गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग इन हिस्ट्री। हाँ, तुमने पढ़ा नहीं होगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो तुमने पढ़ा होगा तुम उसको नहीं बोलोगे एटलीस्ट। तो बॉम्बे जो है आपका वॉज द फर्स्ट सेशन जो कि 1885 में हुआ था, याद रखना है इसको। और वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे। इसमें सिर्फ 72 डेलीगेट्स आए थे, मैंने पहले भी लिखवाया था आपको इसके बारे में पिछली क्लास में। 72 डेलीगेट्स आए थे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सारे ही आए थे, पारसी भी आए थे, जैन भी आए थे यहाँ पे। तो आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड सेशन कांग्रेस का होता है कलकत्ता में। ठीक है, ये है कांग्रेस का सेकेंड सेशन। ठीक है, और सेकेंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन है, दादा भाई नौरोजी। अब देखो दादा भाई नौरोजी जो है मैक्सिमम टाइम बनते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ठीक है,
हर साल जो मीटिंग होती है उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। तो मैक्सिमम टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी पहली बार कब बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष? कलकत्ता सेशन ऑफ 1886। फिर 1887 का सेशन होता है आपका मद्रास में, और इस सेशन में आपके प्रेसिडेंट बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो कि बॉम्बे से हुआ करते थे, ठीक है, ये बनते हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये चीज भी आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस करके याद रखना है। ठीक है, फिर अगला आता है आपका फोर्थ सेशन जो कि होता है इलाहाबाद में, और यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल कौन है? आपके फर्स्ट इंग्लिश, ये पहले अंग्रेजी प्रेसिडेंट थे यहाँ पे। और A.O. ह्यूम फाउंडर है। A.O. ह्यूम अपनी लाइफ में कभी भी इसके प्रेसिडेंट नहीं बने। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब आता ना ऑप्शन की हुआ था फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो उसमें ऑप्शन एक A.O. ह्यूम का भी होता है। आप कहते हो कि इस आदमी ने फाइंड किया पक्का वही होगा, लेकिन नहीं, जो आपका A.O. ह्यूम है, ही नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन हिज लाइफ। ठीक है, तो जॉर्ज यूल वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फिर आगे और भी बहुत सारे आते हैं बीच में, लेकिन अगला इंपॉर्टेंट है 1917 जो कि है कलकत्ता में हुआ था। 1917 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट बनते हैं एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वीमेन। तो हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वाज फर्स्ट वीमेन बिकॉज शी वाज आयरिश। ठीक है, शी वाज फ्रॉम आयरलैंड। और 1924 में जो आपका बेलगांव का सेशन होता है, ये ऐसा है ओनली सेशन जिसमें M.K. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी बनते हैं प्रेसिडेंट। तो महात्मा गांधी भी आपके एक सेशन 1924 में महात्मा गांधी जेल से छूट के आए थे, उस समय के ऊपर महात्मा गांधी सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो एक ही सेशन के महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने, जबकि कांग्रेस चलती ही इनके ऊपर थी। ठीक है, कांग्रेस का जो कहते हैं ना पत्ता पत्ता इनकी बात सुनता था, हर एक व्यक्ति हर एक मेंबर इनकी बात सुनता था, लेकिन ये प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार बने थे, वो भी बने थे बेलगांव में। अगले ही साल कानपुर में सेशन होता है 1925 में, 1925 में, और उसमें प्रेसिडेंट बनती है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कौन थे? फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट। तो ओवरऑल वीमेन प्रेसिडेंट कौन थे? एनी बेसेंट। लेकिन फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट कौन थे? सरोजिनी नायडू। तो ये यहाँ पे कुछ फर्स्ट आ रहे हैं, इसलिए आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, हर साल दिसंबर में होता था, अलग अलग सेशन में या अलग अलग जगहों में हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न नोट करो। ठीक है, वो उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो थे बंगाल के। ठीक है, और प्रेसिडेंट बने बॉम्बे सेशन में। दादा भाई जो नौरोजी थे ये थे आपके बॉम्बे से, कलकत्ता के सेशन में ये प्रेसिडेंट बने। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे बॉम्बे से, मद्रास के सेशन में ये प्रेसिडेंट बने। ठीक है, जॉर्ज यूल तो चलो अंग्रेज था। ठीक है, कलकत्ता के सेशन में एनी बेसेंट बनती है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसमें एक पैटर्न देखना कि जो व्यक्ति जहां का होता है वो कभी भी वहां के सेशन में प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है, आप सपोज कि अगर कलकत्ता में सेशन हो रहा है तो कोई व्यक्ति जो कलकत्ता से बिलोंग करता है वो उस सेशन का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये एक रूल था जो आपको याद रखना है। इस रूल को मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, आपके एक बहुत तगड़े नेता थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उनके रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी होगी जिस कारण से कांग्रेस दो हिस्सों में बट भी जाएगी, और वो दो हिस्सों में बटेगी इस एक रूल के कारण। ठीक है, रूल क्या कहता है कि जो व्यक्ति जिस जगह में होता है, जिस जगह से होता है, अगर कांग्रेस का सेशन वहां पे हो रहा है तो वो वहां का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। सपोज आई बिलोंग टू बॉम्बे एंड सेशन बॉम्बे में हो रहा है, तो आई कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई बिलीव कि दिस पार्ट इज क्लियर टू यू एंड you have understood this part of the lecture which I am trying to deliver to you and यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। कांग्रेस के एनुअल सेशंस हुआ करते थे। पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, दिसंबर के महीने में होती थी, अलग अलग शहरों में होती थी। जिस शहर में सेशन हो रहा है उस शहर का व्यक्ति वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फर्स्ट इंग्लिश, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट वीमेन, फर्स्ट इंडियन वीमेन, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट द ओनली सेशन, फर्स्ट एंड लास्ट सेशन ऑफ महात्मा गांधी एज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आपके लिए क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, द थिंग इज कि अभी कांग्रेस के फेजेस आएंगे। देखो कांग्रेस की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के कुछ फेजेस आएंगे, यानी कि कांग्रेस की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेगी अलग अलग समय के ऊपर। तो जब कांग्रेस का उद्घाटन होता है तो 1885 से लेकर 1904 तक जो कांग्रेस का फेज रहता है उसको हम कहते हैं मॉडरेट फेज, ठीक है। उसके बाद 1905 से लेकर 1917 तक जो कांग्रेस का फेज रहता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। और जो 1917 ही लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे भी आप 1905 ही लिख दो, विल मेक मोर सेंस, ठीक है। आप देखो ये कोई फिक्स नहीं है, ये टेक्निक्स हैं आप, और 1947 तक जो फेज रहता है उसको हम कहते हैं गांधीयन, ठीक है। अब याद रखना कि इन सब जगहों के ऊपर हम कोई ना कोई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे मॉडरेट फेज के ऊपर जो कांग्रेस थे हल्के से मॉडरेट रहा करते थे, थोड़ा नरम दल कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं नरम दल, इसको हम कहते हैं गरम दल, ठीक है। तो कांग्रेस में जो शुरुआत के जो साल थे उसमें जो कांग्रेस के नेता थे थोड़े से वो नरम स्वभाव के हुआ करते थे, नरम एटीट्यूड अपनाया करते थे, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं जाया करते थे। उनको ये डर था कि हम नई नई संस्था हैं, कहीं हम बैन ही ना हो जाएं। तो कांग्रेस की जो टेक्निक्स हुआ करती थी मॉडरेट फेज के अंदर, वो हुआ करती थी प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्रोपेगेंडा। प्रेयर, पिटिशंस एंड प्रोपेगेंडा। उसके बाद जो अगला फेज आता है इसको हम कहते हैं द फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आती है महात्मा गांधी की टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। तो कांग्रेस अपनी बातों को प्रूव करने के लिए, अपनी बातों को आगे रखने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करती थी। जैसे स्टार्टिंग में क्या तरीका था कांग्रेस का, प्रेयर, पिटिशंस एंड प्रोपेगेंडा, ठीक है। कोई बात अगर इनको अंग्रेजों से कोई बातचीत करनी है, कोई अपना पक्ष आगे रखना है, तो वो हाथ जोड़ लिया करते थे कि मालिक ये चीज़ बहुत गलत हो रही है हमारे साथ, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, ठीक है। अगर प्रेयर से नहीं मान रहे हैं तो एक पत्र लिख देंगे, कोर्ट में अपील कर देंगे। वो नहीं हो रहा है तो लोगों के सामने जाकर रोएंगे कि देखो कितना गलत हो गया हमारे साथ, ठीक है। इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन ये जो आपका फेज होता है एक्सट्रीमिस्ट का, इसमें कांग्रेस हो जाती है प्रोएक्टिव, ठीक है। इसमें कांग्रेस होती है प्रोएक्टिव। अब यहाँ पे जो कांग्रेस है उसको सिर्फ एक मुद्दा मिलने की जरूरत है, ठीक है, और कांग्रेस बस चढ़ जाएगी अंग्रेजों के ऊपर, ठीक है। और धीरे धीरे कांग्रेस एक इंडियंस जो हैं वो एक ऐसे मोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पे इनको मुद्दे की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये अपने आप ही एक मुद्दा क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, कि अब हो चुका है, अब हमें आज़ादी चाहिए। देखो पहले देखो यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत आती थी वो रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारी दिक्कतों को ठीक कर दो। यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है आपने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, तो उसको हमने कह दिया पैसिव रेजिस्टेंस। अब हम उसके लिए आपसे क्या करेंगे, हम अब आपके अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है। अब ना मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे के देखता हूँ, ठीक है। आप सपोज करो कि इफ़ टू पीपल आर फाइटिंग अमंग ईच अदर, सपोज करो कि दो व्यक्तियों की लड़ाई हो गई आपस में, या सपोज करो आपकी और मेरी लड़ाई हो गई आपस में, ठीक है, और मेरे को उस लड़ाई को सुलझाना है, ठीक है। तो एक था मेरा मॉडरेट फेस, उस मॉडरेट फेस में मतलब मैं उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करूंगा और मैं उसको सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा कि भाई ठीक कर दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आई विल टॉक टू यू, ठीक है, और उस तरीके से मैं तुम्हें मनाऊंगा कि किसी तरीके से मान जाओ, ठीक है। ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे नाराज हूं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो उस रास्ते से मैं मुड़ जा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें देख के मैं मुंह फेर ले रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस तुम्हें महसूस करा रहा हूँ कि ठीक है तुमने कुछ गलत किया है। तो यहाँ पे तो बस वो मतलब कहते थे कि यार जो हो गया गलत हो गया, शायद आपसे गलती से गलती हो गई होगी, अब हमारी बात मान जाओ, ठीक है। ये हो गए मॉडरेट्स। अब एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि तुमने जानबूझ के किया है, ठीक है, और अब हम तुम्हें महसूस कराएंगे कि तुमने कुछ गलत किया है, इसीलिए आप क्या करोगे, अंग्रेजों का बॉयकॉट करना शुरू कर दोगे, ठीक है।
कि अगर तुम इंडिया में आए हो रूल करने के लिए, तुम्हें हमारी ज़रूरत है कि नहीं है रूल करने के लिए, अगर है तो हम तुम्हें हेल्प ही नहीं करेंगे, तुम करके देखो इंडिया में रूल। ठीक है, तो ये जो था ये था आपका पैसिव अप्रोच। और महात्मा गांधी का तो अलग ही लेवल के ऊपर अप्रोच था। ठीक है, महात्मा गांधी का जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा मिलता है पैसिव रेजिस्टेंस से, लेकिन महात्मा गांधी के पैसिव रेजिस्टेंस में एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी। ठीक है, एक ताकत हुआ करती थी जो उनकी लीडरशिप थी। महात्मा गांधी ने भी एक्चुअल में आपका पैसिव रेजिस्टेंस का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन वो टेक्निक महात्मा गांधी के आते ही बहुत इफेक्टिव होगी, क्योंकि लोगों को विश्वास बहुत था महात्मा गांधी के ऊपर। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स। और जब ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। अब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? बैकग्राउंड में आपके कुछ लोग हैं वो रेवोल्यूशनरी हैं। ठीक है, और अब क्योंकि तुमने गलती कर दी है, तो एक तरीका क्या है कि मैं तुम्हें बताऊं कि चल ठीक है, जैसे गलती होगी माफ किया, लेकिन आगे से ठीक ठाक रखना मेरे साथ। तो ये है आपका मॉडरेट अप्रोच। एक्सट्रीमिस्ट में क्या है? पैसिव रेजिस्टेंस, तुम्हें बता रहा हूँ कि नाराज है। और तीसरा कि तुम्हें पकड़ के मैं लपेट दूं, ठीक है, तुम्हें मैं पीटना ही शुरू कर दूं, या तुम्हें मैं किसी तरीके से तंग करूं, तुम्हें मैं मतलब फिजिकली हर्ट करूं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशनरी अप्रोच। तो कांग्रेस ने तो कभी भी रेवोल्यूशनरी अप्रोच नहीं अपनाया था, और काफी लोग कांग्रेस का पार्ट इसलिए नहीं बने क्योंकि वो कहते थे कि जो कांग्रेस के तरीके हैं उससे अंग्रेजों को हर्ट नहीं होने वाला है। तुम जितना मर्जी कोशिश करो कि अंग्रेजों का बॉयकॉट करके अंग्रेज हर्ट हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेज एक्चुअल में लातों के भूत हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते रहे। जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, ठीक है, जतिन दास हैं, बहुत सारे आपके नेता हैं, सूर्य सेन, सुभाष चंद्र बोस सबसे पॉपुलर। तो ये सब मानते थे कि हमें एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच को ही आगे लेके चलना चाहिए, इसको हम कहते हैं क्रांतिकारी अप्रोच, जिसमें अंग्रेजों के साथ सीधे सीधे फेस टू फेस एक वॉर लड़ी गई थी। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में जो भी आपको मैंने यहाँ बताया है हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। एंड इन टुमारोज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस, its leaders, its achievements, and why it failed. Everything we will cover in tomorrow's class. ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंटिव थ्रू आउट दिस सेशन। विल मीट टुमारो अगेन एट 11 o'clock, एंड होपफुली जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं आपको समझ में आ गई होंगी। इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डेफिनेटली पुट फॉरवर्ड द कमेंट, यू कैन से योर आंसर्स इन कमेंट्स। ठीक है।